एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपना स्टैटिस्टिक्स का दोबारा जो वीडियोस बीच में थोड़ा सा डिले आ गया था उसको दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। ढेर सारा मजा करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी तुम्हें स्क्रीन पर सारे का सारा कंटेंट दिखने वाला है, व्हाइट बोर्ड पर नहीं करा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो मुझे पहले लिख के लानी पड़ी ताकि हमारा टाइम काफी ज्यादा सेव हो सके। जो 1 घंटे की वीडियो होगी उसे हम 40 मिनट 30 मिनट या 25 मिनट में भी सीख रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज मेनली लिमिट थ्योरम बट उसके साथ भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज थ्योरम्स हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर लिमिट थ्योरम से। तो यहां पे दिख रहा होगा लिमिट थ्योरम। अब लिमिट थ्योरम से सबसे पहले ना मैं एक चेबिशेव इनइक्वालिटी है उसको मैं पढ़ाना चाहूंगा। क्या है इनइक्वालिटी, क्या कहती है? इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस इज गिवन देन एनी पॉजिटिव नंबर k वी हैव। किसी भी k के लिए हमारे पास अपर और लोअर बाउंड डिफाइन होता है। कुछ ऐसे लिखा जाता है अपर और लोअर बाउंड। इसके प्रूफ में भी नहीं जाएंगे क्योंकि उतना अभी अपने पास टाइम नहीं है, एग्जाम सिर पे ही है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी। अगर तुम्हें अपर बाउंड की बात करनी है तो 1/k²। ऑब्वियस सी बात है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से माइनस करोगे तो लोअर बाउंड भी तुम्हें मिल जाएगा। अगर ये जो k सिग्मा तुम्हें यहां पर दिख रहा होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उसको c मान लो, ठीक है। जैसे तुम उसको c मानोगे तो ये वाली साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, अपर बाउंड वाली, सिग्मा की पावर 4 अपॉन में c स्क्वायर। और एक बात हमें पता है, सिग्मा स्क्वायर होता है वेरिएंस, ठीक है। अगर सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है, सिग्मा की पावर 4 हमारे पास वेरिएंस का स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास आ चुका है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें क्या कह रखा है यहाँ पे कि a dice is thrown 600 times, find the lower bound for the probability of getting this। अब एक चीज ध्यान रखना है, लोअर बाउंड अपर बाउंड जब भी क्वेश्चन में आ जाए मतलब समझ लेना यही वाली हमारे पास थ्योरम या इनइक्वालिटी का यूज होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा इनइक्वालिटीज ऐसे तो नहीं आने वाली, लोअर बाउंड अपर बाउंड वाली। तो तुम्हें क्वेश्चन का बिल्कुल सेपरेट ही दिख जाएगा, अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अच्छी बात है इसकी। अब हमें क्या कह रहे हैं, तो हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। हमें n की वैल्यू गिवन है 600, ठीक है भैया, बढ़िया। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और q मतलब 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, मतलब उसकी जगह तो कुछ भी आ सकता है ना यार, बढ़िया। हाँ, तो अब हमें और क्या चाहिए ये देखो। पहले ये देखो कि हमें इस इनइक्वालिटी में लोअर बाउंड निकालना, लोअर ही कहा है ना इन्होंने, हाँ लोअर ही का। लोअर बाउंड निकालने के लिए हमें ये सारा सामान चाहिए होगा। क्या क्या सामान चाहिए होगा? मुझे k की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन k तो डायरेक्ट नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, फिर कुछ कहा होगा इन्होंने, कहा 80 से लेकर 120 टाइम्स आना चाहिए, कम से कम 80 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले, पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम मीन भी बोलते हैं, ठीक है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, कैसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है भैया? ये तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, NPQ, जिसमें हमारे पास पैरामीटर n और p होते हैं। तो xi फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नंबर n कितना है 600 और p कितना है 1/6। अगर मैं यहां पे bn मान लू इस वेरिएबल को, x1 प्लस x2 अप टू सोन xn, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्योंकि फॉलो करती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये किसको फॉलो करेगा? बाइनोमियल विद 600 है n और 1/6 है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बढ़िया। अब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी? NP इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेरिएंस होता है NPQ और मीन होता है ये। तो 600 इंटू में 1/6 विच कम्स आउट टू बी 100। अगर मैं वेरिएंस ऑफ x निकालना चाहूं तो वह NPQ होता है। NPQ का मतलब है 600 इंटू 1/6 इंटू 5/6। तो ऑब्वियस सी बात हमें दिखाई दे रहा होगा, ये आ जाएगा 500/6, यही आएगा ना, हाँ 500/6। अब हम अपनी इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू लेस देन k सिग्मा, तो ऐसा कुछ p x माइनस 100 लेस देन म्यू, हाँ लेस देन म्यू। क्या कर रहे हैं हम? लेस देन k सिग्मा, लेस देन k सिग्मा। सिग्मा तो अभी हमने मतलब सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, ये होता है वेरिएंस। और अगर मैं वेरिएंस का ऐसे कर दूं रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, बढ़िया। तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 500/6, ये चीज का ध्यान रखेंगे। दिस विल बी लेस देन 1 माइनस 1/k², लेकिन k पता लगेगा तभी तो लोअर बाउंड निकाल पाएंगे। दिस इज द लोअर बाउंड। हमें निकालना क्या एट द एंड? 1/k², लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि k नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, हमें ये तो पता है ना कि कम से कम इसकी पहले तो प्रोबेबिलिटी को सही से लिख लेते हैं यार, बाकी बातें बाद में। k इसको ऐसे लिख सकते हैं, k रूट में 500/6 लेस देन
x माइनस 100 लेस देन प्लस में k रूट 500 बाय 6। और हमें ये वैसे दे कहां से कहां तक रखा था, 80 से लेके 120 तक। देखो क्वेश्चन में 80 से 120 तक, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास, ये जो पार्ट होगा ये 80 होने वाला है और ये वाला पार्ट 100 होगा। कब होगा, सॉरी 120 होगा। कब होगा, जब पहले मैं इसको बीच में वेरिएबल को x बना लूंगा। तो वेरिएबल को x बनाने के लिए 100 तीनों साइड प्लस कर दो तो ये बनेगा 100 माइनस k रूट 500 बाय 6। अब मैं इसको बिल्कुल सेफली लिख सकता हूं कि ये हमारे पास पहले वाली टर्म 80 है और दूसरे वाली टर्म 120, विच इज लेस देन 1 माइनस, मैंने लेस देन लिख दिया बट यहां पे ग्रेटर देन आएगा, ध्यान रखना। गलती से यहां पे लेस देन लिख दिया, दिस विल बी ग्रेटर देन। ठीक है, ये इनइक्वालिटी भी देख सकते हो, ग्रेटर देन लिखा हुआ है। हाँ, अब यहां तक समझ आ गया। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये किसके इक्वल होगा, 80 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बनेगा 100 माइनस के रूट 500 बाय 6 इक्वल टू 80। यहां से आ जाएगा 20 इज इक्वल टू के रूट 500 बाय 6 विच कम्स आउट टू बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर 400 इंटू 6 डिवाइड बाय 500 विच इज 24 बाय 6, सो 24 बाय 5 और k की वैल्यू आ जाएगी रूट में 24। ठीक है, लोअर बाउंड हमारे पास क्या होता है, लोअर बाउंड होता है 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर। तो 1 माइनस 5 बाय 24 स्क्वायर करके रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 19 बाय 24। दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से तो यार है, बाकी एक बार चेक कर लो कोई कैलकुलेशन में ना दिक्कत हुई हो। लोअर बाउंड ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसकी स्टेटमेंट को बड़ी ध्यान से पढ़ लेना कि ये लोअर बाउंड अपर बाउंड जैसे वर्ड्स यूज किए हो और बताया हो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितने तुम्हें नंबर ऑफ टाइम्स ये चाहिए। जैसे इसने 6 की बात की है, कुछ और भी कह सकते थे इसकी जगह। ठीक है, बस P और Q ही तो चेंज होंगे। जैसे इस पे मैं 4 और क्वेश्चन बना सकता हूं, जैसे बोले 80 टू 120 कोई भी प्राइम नंबर बोल देते तो उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। बेसिक से ही चीजें हैं। P और Q चेंज हो सकते हैं, N की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है लगभग ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ और बहुत सारी चीजें हैं। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, मतलब मान लो बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स हमें दे दिए हैं। लेट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इन प्रोबेबिलिटी। कन्वर्ज किसको करेंगे, a को। ये सारे रैंडम वेरिएबल्स किसको कन्वर्ज कर रहे हैं, a को। a एक कांस्टेंट है। देन हमारे पास ये जो xn मतलब nth रैंडम वेरिएबल माइनस a किससे लेस होने वाला है, k, वेयर k इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसकी हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी L। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू k निकालना चाहता हूं, ऑब्वियस सी बात है 0 आएगी, है ना। मतलब एक रीजन से बाहर जाओगे तो इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, xn अप्रोचेस टू a एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट भी बाहर लगा रखी है। इसमें बढ़िया क्वेश्चन बनता है भैया। इसमें मैथमेटिक्स से मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यहां पे आ जाएगा। अभी क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे, पहले चीजों को समझ लेते हैं। अभी बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास, ढेर डेफिनेशन आज। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल है, कोई भी nth रैंडम वेरिएबल a को कब अप्रोच करेगा, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रैंडम वेरिएबल्स के लिए होने वाली है। ठीक, नेक्स्ट समझो। अभी हमने चेबीशेव इनइक्वालिटी की थी, अब चेबीशेव थ्योरम की बारी है। इस थ्योरम, ये थ्योरम हमें क्या कहती है, वैसे मैंने सिंप्लीफाई करके लैंग्वेज भी लिखी हुई है, क्योंकि यार ढंग से सीखेंगे ना यार इसे, जैसे मैंने समझी है वैसे समझाऊंगा ना। इफ x1 x2 up to so on xn be a sequence of random variable if mean mu and standard deviation sigma n of xn exist, मतलब सबका रैंडम वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट फॉर ऑल n, हर n के लिए एग्जिस्ट करेगा। कोई भी रैंडम वेरिएबल उठाओगे इस सीक्वेंस में से, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट करे, देन एंड इफ एक और चीज भी अभी, एंड इफ स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोचेस टू 0, मतलब ये जो फ्लैट, मतलब ये जो होता है ना इधर की स्टैंडर्ड डेविएशन हम वेरिएंस भी बोलते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है मीन से लेके, कितनी ज्यादा वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंट हो रहा है इसमें वैल्यूज में, कितनी दूर आ रही हैं। जितना ज्यादा पास होगा उतना अच्छा डेटा होगा। तो अगर सिग्मा जो है हमारे पास 0 को अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे तुम अपने स्पेस को बढ़ाओगे, एन को इन्फिनिटी अप्रोच कराओगे, जो सिग्मा है ये 0 को अप्रोच करे। अगर ऐसा हो, जो कि हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में हमने पढ़ा भी हुआ, उसमें
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। उसमें हमने पढ़ा मीन म्यू होता है और सिग्मा वेरिएंस हमारे पास 1 होता है। 1 का मतलब है उसमें 50% इधर होगा 50% इधर होगा, ये चीजें पढ़ी है ना, ठीक है। बट यहां पे कुछ और बोलना चाह रहे हैं, यहां पे कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ nth रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस टू म्यू एन। ठीक है, अभी मैं और इजी लैंग्वेज में भी बताऊंगा, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बट यहां से अच्छा इधर आ जाओ, यहां से समझो। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इफ सिग्मा एन अप्रोचेस टू 0 एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मतलब nth रैंडम वेरिएबल का जो वेरिएशन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो 0 को अप्रोच करे एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ nth रैंडम वेरिएबल अप्रोचेस टू मीन। ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। जब तक अप्लाई नहीं होंगी चीजें तब तक समझ नहीं आएंगी, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक जगह लिख लो, नोट्स बना लो, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, बट क्वेश्चन आने में भी थोड़ी सी देर लगेगी, आज कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हमें क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। एन रैंडम वेरिएबल्स फिर से दे दिए, एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल की, और हर एक रैंडम वेरिएबल का हमें मीन दे दिया। ये चीज ध्यान रखना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में हर एक रैंडम वेरिएबल का अलग अलग तुम्हें मीन दे रखा है, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। बी देयर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसकी, ये इसकी, ये इसकी, मतलब इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू दी है, ये वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमारे को एक लेट अस से एक फंक्शन दे रखा है, ये bn हमारे को एक डिफाइन कर रखा है, वेरिएंस ऑफ समेशन ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, देन एक इनइक्वालिटी मैं यहां से पढ़ाना चाहूंगा, पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। xn बार मतलब हर रैंडम वेरिएबल को प्लस करके, मतलब रैंडम वेरिएबल्स का मीन ले लिया है हमने, और मीन का भी मीन ले लिया है, मतलब हर एक रैंडम वेरिएबल का मीन था, फर्स्ट का था μ1, सेकंड का μ2, ऐसे ही अप टू सोन सारों के रैंडम वेरिएबल थे, सबका भी हमने मीन ले लिया। अगर इनका डिफरेंस बहुत छोटा आता है, कितना छोटा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा, दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। अगर इनका डिफरेंस बहुत छोटा आ रहा है, आइडियली तो 0 ही आना चाहिए ना, बट अगर बहुत छोटा आ रहा है तब ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, दिस विल बी लेस देन 1 माइनस ईटा। ये ईटा क्या होता है वो भी चीजें बताएंगे अभी धीरे धीरे। पहले मैं यहां पे थोड़ा ओपन कर दूं इसे, कि ये हमारे पास जो xn बार है ये क्या है, कुछ ऐसा दिखने में है, ये सबका मीन है। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। ऐसे मीन का भी हमने यहां पे मीन लिखा हुआ है, मीन का मीन विच इज लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल, एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या यहां पे, नहीं कुछ नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ईटा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो चीज है ये कब वैलिड होने वाली है, इफ दिस bn, ये bn दिख रहा है, अगर इस bn को डिवाइड कर दोगे n स्क्वायर से, if this approaches to 0 as n approaches to infinity then this is valid, ये वैलिड हमारे पास हो जाएगा। इसका प्रूफ भी है, बहुत सुंदर सा प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ अगर तुम्हें जरूरत लग रही है, वैसे इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, अगर तुम्हें जरूरत लगे तो बुक में से पढ़ सकते हो, जो मैंने ग्रुप में सेंड कर रखी है। अभी और भी हमारे पास डेफिनेशंस आ रही है, बहुत सारी डेफिनेशंस आज मैं लेके आया हूं, तो ध्यान से सुन लेना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमारे पास आ रही। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, अगर बहुत सारे रैंडम वेरिएबल की एक सीक्वेंस दे रखी है, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही जिसको मैं हाईलाइट भी करना चाहूंगा, विच इज हाईलाइटर भी कैसा, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट हमारे पास वर्ड ये जो यूज हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स इस बार कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। अभी तक मैंने इंडिपेंडेंट की बात नहीं की थी। इंडिपेंडेंट होते क्या है वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी मैं बता चुका हूं, इनमें कोवेरिएंस नहीं होने वाला है, वो सारी चीजें बता चुका हूं। सच दैट दीज आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, सबका हमें मीन दे रखा है, जैसे x1 का दे रखा μ1, x2 का दे रखा μ2, एक्सपेक्टेड वैल्यू सबकी दे रखी है, और वेरिएंस भी हमें बता रखा है सिग्मा i का स्क्वायर है। देन अंडर सर्टेन कंडीशन हमारे पास एक, अगर मैं यहां पे फंक्शन डिफाइन करूं sn, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं sn, और sn है क्या हमारे पास, सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स। तो ये जो सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करने लग जाएगा एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैं ये बहुत ही सुंदर, इजी, आसान तरीके से समझा सकता हूं, तो मैं देखो कैसे, ऐसे समझ लो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो बाइनोमियल एक्स है, फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, बट एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एन लार्ज होता जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, सारी की सारी चीजें किसको अप्रोच करती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लग जाती हैं, विद देयर मीन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर उसका स्टैंडर्ड वेरिएंस हो जाएगा एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहां पे म्यू हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द मीन्स, और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑल द वेरिएंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक और वर्ड आने वाला है जिससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है, ठीक है, अभी बताएंगे उसे भी। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही एक स्पेशल केस है, देखो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये समझ लो स्टैटिस्टिक्स की जान है, ठीक है, तो इसको ध्यान से एकदम सीखना पड़ेगा। डी मॉर्विस थ्योरम, डी मॉर्विस लेप्लास थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ये पिछले वाली ही थ्योरम है, बस यहां पे तुमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जिस वेरिएबल को हम यहां पे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। आई होप कि ये सुना हो तुमने, बर्नौली ट्रायल्स, बर्नौली वेरिएबल भी बोल सकते हो, ऐसे सुना होगा ना, जिसमें 1010 प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देते हैं हम। तो इसमें हमें क्या कह रखा है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, फिर से हमने वही एसएन ले लिया, सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल, दिस विल अप्रोच टू, अजिम्प्टोटिकली का मतलब होता है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे तुमने अजिम्प्टोट पढ़ा हो ना पहले, अजिम्प्टोट एक ऐसी लाइन होती है जो कि कर्व के साथ इन्फिनिटी तक जाती है, उसको छोड़ के आती है, जैसे हम तुम्हें आईआईटी तक छोड़ के आने का वादा किया है, लगभग वैसे ही कुछ। तो ये हमारे पास अजिम्प्टोटिकली का मतलब होता है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दिस विल अप्रोच टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन भैया आप एक बात बताओ, ये तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि हम ऑलरेडी बता चुके हो आप पिछली वाली थ्योरम में? हाँ, ये सबके लिए वैलिड है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये इन्होंने इन पर्टिकुलर बर्नौली ट्रायल्स के बर्नौली रैंडम वेरिएबल की बात कर दी, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो डी मॉर्विस लेप्लास थ्योरम जो है वो एक स्पेशल केस है सेंट्रल लिमिट थ्योरम को। तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस किसको अप्रोच करती हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है। लिंडबर्ग लेविस थ्योरम हमारे को यहां पे एक देर मैंने बताया ना बहुत सारी डेफिनेशंस आज के लिए, तो ध्यान से सीख लो पहले, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगर क्वेश्चंस आज नहीं भी कर पाए तो भैया थ्योरम्स को अच्छी तरह देख के 2-4 बार रीड कर लेना, अगली जो लेक्चर हमारे पास आएगा उसमें कर लेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, बट आज ये थ्योरम्स ज्यादा जरूरी है। इफ दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स, इस बार लिंडबर्ग लेवी थ्योरम बहुत ज्यादा एसेंशियल क्यों है, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, यहां पे एक न्यू वर्ड आ गया विच इज आइडेंटिकली, इंडिपेंडेंट तो था ही, सारे रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ यहां पे हमारे पास आइडेंटिकली भी आ गया। आइडेंटिकली का मतलब है सबके मीन सेम और सबके वेरिएंस सेम। देखो यहां पे लिखा भी हुआ, यहीं कहीं लिखा होगा, ये रहा नीचे। एसएन दोबारा हमने एक रैंडम वेरिएबल माना विच इज सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स, इज असिम्प्टोटिकली नॉर्मल, बात वही करना चाह रहे हैं, विद मीन म्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू वन, मतलब सबके मीन सेम है, अगर एन रैंडम वेरिएबल है सबके मीन सेम है तो एन टाइम्स म्यू हो जाएगा। ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर क्या बन जाएगा, एन टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, है ना, एक का मीन इनटू में नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इज आइडेंटिकली मींस सेम मीन एंड वेरिएंस फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल। ये मैंने अलग से लिखा, इसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था, ये मैंने अलग से लिखा हुआ नोट, कि आइडेंटिकली का मतलब हमारे पास क्या होता है, सेम मीन सेम वेरिएंस। अगली पे चलते हैं हमारे पास डेफिनेशन पे, विच इज एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। आईआईडी यहां पे मैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना कि आईआईडी का मीनिंग क्या होता है। इफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn आर आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखी है, आर और पी उसका हमारे पास पैरामीटर्स दे रखे हैं, एसएन हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया विच इज सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा सुंदर चीज है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एसएन सम ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स क्या हमारे पास हो जाएगी, एसएन हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ ऑल द रैंडम वेरिएबल्स, यहीं कर लेते हैं साइड में, देखो एसएन हमारे पास है समेशन ऑफ एक्सएन, अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन ऑफ एक्सएन में डालू या फिर ऐसे लिख दूं इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सएन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सएन हमारे पास क्या था, हमारे पास भैया आपने यहां पे एन क्यों नहीं माना, आपने आर क्यों लिख दिया इसे, इसका भी रीजन है। देखो अगर मैं यहां पे लिखता समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सएन विच कम्स आउट टू बी, ये कितनी होती है हमारे पास आरपी, और कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं, एन रैंडम वेरिएबल्स हैं, आरपी तो कांस्टेंट है, तो समेशन का मतलब हो जाएगा एन आरपी, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है।
बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो यहां पे तुम्हें दिख भी रहा होगा कि मैंने यहां पे भी यही लिखा है, ठीक है। और वेरिएंस हमारे पास NPQ होता था, यहां पे RPQ हो जाएगा, लेकिन n रैंडम वेरिएबल्स है तो NRPQ। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दिस इज द एप्लीकेशन। ऐसे ही तुम सबके मीन वेरिएंस निकाल सकते हो। मैंने तो सिर्फ बायनोमियल की बात की है, बट ये सबके लिए चीजें वैलिड होंगी, ठीक है। जो भी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा सबके लिए चीजें वैलिड होने वाली है। यहां पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर ये चीजें हमारे पास ट्रू हैं देन लिमिट, अगर ये नॉर्मल को असिम्प्टोटिकली अप्रोच कर रही है तो मैं उसका ही रूल लगा सकता हूं सारे। तो मैंने यहां पे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बना दिया। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाने के क्या रूल होते थे भैया, वो होते थे x माइनस में मीन अपॉन में वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मैंने पहले ही निकाल लिया, विच इज ये लिखा NRP, तो मैंने NRP लिख दिया। फिर मैंने वेरिएंस निकाला था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मैंने ना गलत बोल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आता नीचे, वेरिएंस नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना मेरे वर्ड्स को कि नीचे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां पे ऐसे आता कुछ x माइनस में मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड वेरिएंस पता है, उसका रूट लगा दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास विच इज एग्जिस्ट बिटवीन A एंड B, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब फाई बी फाई ए क्या है, ये मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे बता चुका हूं, बट मैं एक और चीज तुम्हें याद दिला देता हूं। हमें ना एक कर्व दी होगी अगर ऐसे, तो अगर यहां पे एक पार्ट है b, x इज इक्वल टू b, और यहां पे एक पार्ट है x इज इक्वल टू a, मान लो ऐसा कुछ है, एक मिनट रुको इससे बनाते। तो ऐसा कुछ पार्ट हमें दे रखा है, ये हमारे पास है b और ये हमारे पास है a लेटस से। टोटल हमारे पास अगर मैं फाई ऑफ बी निकालता हूं ना तो इसका मतलब होता है ये सारा एरिया, सारा का सारा एरिया। अगर मैं फाई ऑफ ए निकालता हूं ना तो फाई ऑफ ए का मतलब होता है ये सारा एरिया। अब खुद से सोच के देखो, फाई बी माइनस फाई ए कर दिया तो मेरे को ये एरिया मिल जाएगा बिटवीन ए एंड बी, तो यही मेरे को चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पाता, इसीलिए मेरे को ये चीजें यहां पर सारी करनी पड़ती हैं। फाई बी माइनस फाई ए का मतलब होता है एरिया बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये इनइक्वालिटी का ध्यान रखेंगे, ये एप्लीकेशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम की, उसमें वैलिड होने वाली चीजें। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, इसका भी ध्यान रखेंगे। हाँ अब ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट रुको बस, हाँ तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले किसकी बात की थी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स की बात की थी। रैंडम वेरिएबल ए को अप्रोच करेंगे, बट यहां पे हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भैया। लेट xn बी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड fn बी द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। अब यहां पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी दिए हुए हैं तुम्हें। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है वो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बता रखा है, x लेस देन a जैसी चीजें बताई थी ना जब मैंने तुम्हें, तब मैंने इसके बारे में बताया था। तो यहां पे सीक्वेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी दिए हुए उनके, ठीक है। तो पहले बात की थी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल किसको कन्वर्ज करेंगे, इस बार डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं। वी से दैट xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x if there exists a random variable x with distribution function f such that n approaches to 0 as fnx approaches to fx at every point x at which f is continuous। भैया सिर के ऊपर से निकल बनता, कोई घबराने वाली बात नहीं यार, कुछ चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आसान भी बनाएंगे, ठीक है। आसान बनाने के लिए क्या करें, मान लो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, x को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ ये रहा। अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन fx को अप्रोच कर रही है, एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का सीक्वेंस अगर हमें दे रखा है, उसका अगर nth हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन fx को अप्रोच करे, देन xn विल अप्रोच टू x, और लिखने का तरीका कुछ ऐसे होता है। स्टैंडर्ड यहां पर नोटेशंस यूज की गई हैं, पेपर में ऐसी ही दिखती हैं, तो ध्यान रखना। क्या भैया कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रिलेशन है? हाँ देखो यहां पे है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगी ना तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होगी ही, बट ऑपोजिट इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका एक स्पेशल केस भी है। इफ k इज अ कांस्टेंट, मान लो xn जो है कांस्टेंट को अप्रोच कर रहा है, तो वही हमारे पास कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में भी
के को ही अप्रोच करेगा और इसका ऑपोजिट भी ट्रू होने वाला है। यहां पे ऑपोजिट ट्रू नहीं होता है लेकिन नीचे ऑपोजिट ट्रू होने वाला है। मैं सारी चीजों को समराइज करता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस गिवन है, यहां पे मैं दिखाता हूं डेफिनेशन, अगर हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, n डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है n रैंडम वेरिएबल्स के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास nth डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्रोच कर रहा है f ऑफ x को, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास xn भी अप्रोच करेगा x को। भैया ये तो वही बात नहीं होगी जो हमने कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में पढ़ी थी। नहीं, उसमें क्या ये वाली कंडीशन तुमने देखी थी? नहीं भैया, वहां पे तो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन के इतने सारे रैंडम वेरिएबल थे, यहां पे तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही बहुत सारे, सबके लिए अलग अलग है। एग्जैक्टली। तो क्या अगर xn p x वैलिड होगा, मतलब ये हमारे पास आ रहा है, ये गिवन है, तो क्या xn x को अप्रोच करेगा, मतलब कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा? नहीं भैया। अगर ये चीज ट्रू है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि fnx भी fx को अप्रोच कर रहा है? ये जरूरी नहीं है, बट ऑपोजिट इज ट्रू। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे थोड़ा लिख ही देता हूं, आई होप कि ये दिख जाए यार। हाँ, अगर मान लो xn अप्रोच कर रहा है x को, थोड़ा सही से लिखना चाहिए मुझे, सॉरी फॉर दिस। हाँ, अब ठीक है, xn अप्रोच कर रहा है x को, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है, क्या दिस विल इंप्लाई xn कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास होगी? दिस इज नॉट ट्रू यार। हमें कैसे पता कि ये अगर अप्रोच कर रहा है तो fnx भी अप्रोच कर रहा होगा fx को, क्योंकि उसकी तो कोई बात ही नहीं की। अगर बात नहीं करोगे तो श्योरिटी से बता नहीं पाएंगे, इसका मतलब है दिस इज नॉट ट्रू। बट ये ट्रू हो जाएगा इफ xn अप्रोचेस टू अ कांस्टेंट नंबर। अगर कांस्टेंट को अप्रोच करेगा तब हमारे पास चीजें वैलिड हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर सुंदर से इसके प्रूफ होते हैं, थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट हाँ, उसको अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो। एक तो हमारे पास ये हो गई कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है ऑलमोस्ट श्योर। ऑलमोस्ट श्योर का मतलब हमारे पास यहां पे मैंने लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर nth रैंडम वेरिएबल, एक मिनट, हाँ, ये अप्रोच कर रहा है fx ओमेगा को, तो हमारे पास ऑलमोस्ट श्योर भी उसे बोला जाएगा। ऑलमोस्ट श्योर पे मुझे ढेर सारी बातें करनी है, तो परेशान नहीं होना है, मैं दिखाऊंगा भी। यहां पे मैं ऑलमोस्ट श्योर के 2-3 पॉइंट लेके आऊं, बट वो अभी ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी नहीं है। ऑलमोस्ट श्योर तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें तो पूरी वीडियो बनती है और बनाएंगे भी। बस अभी के लिए याद रख लो, अगर 2 रैंडम वेरिएबल है, ऑलमोस्ट श्योर है और ऑलमोस्ट श्योर है, तो उनका एडिशन भी ऑलमोस्ट श्योर होगा x प्लस वाई के। छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको ध्यान रखना। लेकिन ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में भी वैलिड होने वाली है एडिशन वाली प्रॉपर्टी। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, दीज 3 डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, बट दीज 2 डू नॉट। ठीक है, यूनिफॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन बायनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती हैं। मतलब अगर x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn रैंडम वेरिएबल्स हैं, फॉलो कर रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन देयर समेशन विल आल्सो फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन जो है ना हमारा सारा समराइज कर देगा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना, इसी क्वेश्चन में सारा निपटा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज हो गया है IID, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब है हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना होगा। पहले बताओ ये गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कैसे भी बना सकता है इसको। तुम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लोगे, तुम इसको गामा भी बना लोगे। मैं इंटरेस्टेड हूं गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो ये बना सकते हैं हम f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस के 0x x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन में 1 गामा 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसे। बढ़िया। अरे है तो वो 1 ही, मैंने 1 को इतना अजीब से लिख दिया, देखो ये 1 ही है अगर इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अगर मैं यहां से देखूं, एक और काम कर लेते हैं। लेट, देखने में गंदा सा इनइक्वालिटी सी लग रही है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस। तो एक काम करते हैं, log xi को हम मान लेते हैं yi, तो नहीं माइनस भी ले लेते हैं साथ में। ठीक है, माइनस ऑफ log xi को ले लेते हैं yi, तो यहां से हमारे पास xi आ जाएगा e की पावर माइनस yi। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब कर सकते हैं। अगर मुझे xi का फंक्शन पता है, यहाँ पे pdf पता है, y का निकालना, कैसे निकालूं? तो भैया आपने ना हमें एक फॉर्मूला कराया था, विच इज g ऑफ y इज इक्वल टू dx अपॉन dy का मोड इनटू में f ऑफ x। ये आपने बताया था हमें। ठीक है, अरे मैंने यार बताया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल इन 1D, बताइए वो चीज। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो e की पावर माइनस वाई, साथ में माइनस भी आएगा, f ऑफ x तो 1 ही दे रखा, तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है e की पावर माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, बढ़िया, बहुत अच्छे।
अब मैं अगर इस पूरी चीज को, अगर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको लिखूं तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ लॉग आई को लिख सकता हूं समेशन ऑफ वाई अपॉन में वाई आई अपॉन में एन विच इज वाई बार, है ना। तो ये अब कितना इजी सा दिख रहा हमें, देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बार ना एक पी भी लिखा हुआ है, पी वाई बार लेस देन इक्वल टू 1 + 1 बाय रूट एन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यार बड़ा गंदा सा लग रहा है, ऐसे थोड़े निकाल पाएंगे कभी। एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मतलब होता है लिमिट ये असिम्प्टोटिकली किसको अप्रोच करेगी, नॉर्मल को। तो नॉर्मल की थोड़ी इज्जत करते हैं यार, नॉर्मल में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाते हैं। लेकिन भैया आपने अभी अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमें चाहिए वेरिएंस, ये सारा लेके आओ तो माने, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने यहां पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन बना ही लिए तो ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये पूरा क्या बन चुका है, अब इधर वाली साइड ध्यान से देखोगे तो ये वाई बार बन चुका है। तो मुझे कुछ इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस एक्स, मतलब एक्स की जगह वाई लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे को ऐसा कुछ चेंज करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी वाई माइनस वाई बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार, ठीक है, अपॉन में रूट में वेरिएंस ऑफ वाई बार। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सही सही लिख लेते हैं इसे, वाई बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार अपॉन में रूट में वेरिएंस ऑफ वाई बार विच इज लेस देन, क्या हो रहा है ये, हाँ अब ठीक, विच इज लेस देन 1 + 1 बाय रूट एन, और इक्वल हमें बताना है क्या होगा। चलो आ जाओ करें। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हमें वाई बार और वाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार निकालना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार का मतलब है ई ऑफ y1 + y2 अप टू सोन yn। अब यहां पे हमारा काम जो आ जाता है ना मेन, वो आ जाता है IID का मतलब। IID का मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें सबके मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, सेम। इसका मतलब n आएगा बाहर, और यहां पे एक बचेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y1 + y2 अप टू सोन yn। लेकिन क्योंकि सबके मीन सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं n टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, क्योंकि सबके मीन तो सेम ही है ना। 1 से 1 कट गया, बचा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अगर तुम यहां से मीन निकालना चाहते हो तो मीन हमारे पास खुद से सोचो, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे निकालते हैं सोचना, और तुम्हें पता लगेगा कितना आएगा, 1 ही आएगा। n से n भी कटेगा और ये 1 ही आ गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, अगर तुम वेरिएंस चेक करोगे तो वेरिएंस आ जाएगा वेरिएंस ऑफ y1 + y2 अप टू सोन yn अपॉन में n। जब भी कोई कांस्टेंट बाहर आता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो ये बनेगा स्क्वायर ऑफ वेरिएंस y1 + y2 अप टू सोन yn। लेकिन हमें एक बात पता है, सबका वेरिएंस भी सेम है, तो ये बनेगा 1/n² n वेरिएंस ऑफ y। खुद से चेक करना है, यहाँ पे वेरिएंस भी हमारे पास कितना आएगा, 1 आने वाला है। कैसे चेक करें भैया, आपने इतना सारा होमवर्क दे दिया। चेक करने का तरीका क्या है, तुम्हें देखना होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ठीक है। चलो बढ़िया। अब अगर मैंने दोनों चीजें निकाल ही ली हैं तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो मुझे वाई बार ही लिखना होगा यहां पे, अभी के लिए इसको मैं वाई बार ही लिख देता हूं। चलो ये बन जाएगा हमारे पास वाई बार माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विच इज 1। अगर मैं दोनों साइड 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पे तो 1/√n ही बचेगा, है ना। अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां पे वेरिएंस निकाला ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बार क्या आ जाएगा, इसका रूट कर दो। अगर मैं इससे ही डिवाइड कर दूं तो यहां पे तो खत्म ही हो जाएगा राइट साइड। यहां बचेगा हमारे पास थोड़ा सही से लिखते हैं इसे, एक्स वाई बार माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार अपॉन में रूट में वेरिएंस ऑफ वाई बार विच इज लेस देन इक्वल टू 1। ये बस हमारे पास बच चुका है। तो 1 से लेके 1 से छोटा छोटा होना चाहिए, तो हमारे पास फाई ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास। तो फाई ऑफ 1 हमें ये दे रखा विच इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, यहीं कहीं लिखी थी शायद, चेक कर लेते हैं। ये रहा, इन्होंने कहा था ना a से लेके b तक, लेकिन यहाँ पे a कुछ दे ही नहीं रखा, बस उन्होंने कहा 1 से छोटा, 1 से छोटा तो -∞ तक हो सकता है। तो -∞ से लेके b तक की
माइनस इंफिनिटी लेके 1 तक के लिए हमारे पास फाई ऑफ 1 आंसर आ जाएगा। फाई ऑफ ए तो खत्म ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि ये कुछ ऐसी कर्व रिप्रेजेंट करता है, कुछ ऐसी कर्व। अरे अब ठीक है, तो यहां पे अगर 1 है तो ये सारा एरिया कवर कर लेगा फाई ऑफ 1, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया, तो ये था हमारे पास आज का वर्क। और नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और अब से हमारे रेगुलर लेक्चर्स रहने वाले हैं। सो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहना। कोई डाउट हुआ तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा, वरना आपस में तो तुम कर ही लेते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।